हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों, यूके पीएससी एवं यूके ट्रिपल एससी की हमारे द्वारा विशेष सीरीज चलाई गई है, जिसके क्रम में आज प्रवर्तन सिपाही और आबकारी सिपाही का पेपर हम लेकर आए हैं। 1 जनवरी 2021 को हाल में ही ये पेपर आयोजित हुआ था। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पेपर है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। आने वाले एग्ज़ाम में इस पेपर से भी प्रश्न आ सकते हैं। यूके ट्रिपल एससी हो चाहे यूके पीएससी, इनकी हमेशा से टेंडेंसी रहती है कि अपने प्रश्न को रिपीट करता है। तो इस पेपर में कुल मिला के 100 प्रश्न हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके बाद दोस्तों कल हमारी वीडियो आएगी हिस्ट्री पर आधारित, जो कि मौर्य वंश पर आधारित होगी और उस पर बेस्ड हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो आज इस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाएगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आबकारी प्रवर्तन सिपाही का पहला प्रश्न देखिए इस पेपर का। तुरंत सोचकर निर्णय लेने वाला कहलाता है। जो व्यक्ति तुरंत सोचकर निर्णय ले ले उसको क्या बोलते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़, किंग कर्तव्य विमूढ़ भी बोला जाता है इसको। प्रत्युत्पन्न मति, तत्पर मति या फिर आक्षु। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रत्युत्पन्न मति। जो तुरंत सोचकर निर्णय लेता है वो क्या कहलाता है? प्रत्युत्पन्न मति उसको बोला जाता है। जबकि किंग कर्तव्य विमूढ़ क्या होता है दोस्तों? कि ऐसा व्यक्ति जो ये समझ ना सके कि अब उसे क्या करना चाहिए, ठीक है, या दुविधा भरी स्थिति, ठीक है, पसोपेश में, असमंजस में पड़ना, ये कहलाता है किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, आपको बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? द्विज, युगावतार, तृष्णा या फिर शिष्टाचार, ठीक है। देखिए, जब आपको पता लगाना हो ना कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है या पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो आप उनसे वाक्य बनाने की कोशिश करें। देखिए, जैसे अगर मैं इसमें सीधे एग्जांपल में देखूं कि भाई आपकी तृष्णा अभी तक शांत नहीं हुई, तो अभी तक अगर आपकी तृष्णा शांत नहीं हुई तो सिंपल है कि एक स्त्रीलिंग शब्द रहा होगा, ठीक। तो ऐसे ऐसे करके हमें ना, ठीक, उसका शिष्टाचार ये बताता है, तो इसका मतलब शिष्टाचार क्या है? पुल्लिंग शब्द है ना। तो ऐसे ही करके आप इसको हमेशा यूज़ करें। हम भी हमेशा से ऐसे ही करते हैं कि जैसे किसी शब्द के बारे में हमें बताना है कि वो स्त्रीलिंग है या फिर वो पुल्लिंग है, तो हम उसका क्या करते हैं? वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर से हमें पता लग गया कि भाई जो तृष्णा है वो एक ऐसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, आकाश के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? अब्र, व्योम, अनंत, ये सभी दोस्तों आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन जो दृग है, दृग आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है? आँख, नयन, नेत्र, इसको दृग बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ से डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से ध्यानपूर्वक है। ध्यानपूर्वक क्या है? निपात अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है या फिर क्रिया विशेषण अव्यय है। तो क्या है ध्यानपूर्वक? देखिए, ध्यानपूर्वक आप समझिए कि आप क्या करते हैं। ध्यानपूर्वक आप कार्य को कर रहे हैं, तो आपके कार्य की विशेषता बता रहा है ध्यानपूर्वक। तो एक्चुअली ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक। तो जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उनको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय बोला जाता है। जैसे कि वो धीरे धीरे चलता है, ठीक। तो धीरे धीरे क्या है? वो उसकी विशेषता बता रहा है। चलता क्या है? क्रिया बता रहा है। तो धीरे धीरे एक्चुअली क्या है? क्रिया विशेषण है, ठीक। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कैंची शब्द है। कैंची कैसा शब्द है? अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी या फिर तुर्की? तो इसका राइट आंसर है तुर्की शब्द है, ठीक है। जो कैंची शब्द है वो तुर्की शब्द है। इसके बाद दारुण शब्द का क्या अर्थ है? दारुण, दारुण शब्द का क्या अर्थ है? भयंकर, कमजोर, भारी या फिर हल्का? तो इसका राइट आंसर है ये एक, इसका अर्थ है भयंकर, ठीक है। दारुण शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? भयंकर होता है, ठीक है। अन्वय शब्द का संधि विग्रह है। आपको बताना है कि इसका क्या संधि विग्रह होगा? अनुधन अय, अनधन वय, अनिधन वय या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? अनुधन अय। अनुधन अय बना के क्या बन गया? अन्वय हो गया। तो कैसी संधि है? यण संधि है, ठीक है, यण संधि। संधियों के बारे में भी आप अच्छे से पढ़ें, बहुत सारे प्रश्न हमेशा संधियों से आते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भाषा के वे लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं दोस्तों? वो कहलाते हैं प्रत्यय, ठीक है ना। अब जो शब्द के शुरू में लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोला जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, विविध भारती प्रसारण सेवा की शुरुआत कब हुई? विविध भारती कब से शुरू हुआ? 1957, 1958, 1959 या फिर 1963? तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों 1957। तो अगर अब मोर प्रोसेसली मैं बोलूँ तो 3 अक्टूबर 1957। ठीक है, इसको आप याद करेंगे। तो विविध भारती क्या है दोस्तों? भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में रेडियो चैनल आकाशवाणी की एक प्रमुख प्रसारण सेवा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विविध भारती है, ध्यान रखना कि ये 3 अक्टूबर 1957 से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सन 1904 में, 1905 में, 1906 में, 1907 में। तो आप सोचिए इसका जन्म कब हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 1907 में। ठीक है, 26 मार्च 1907 में इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में। ठीक है, फर्रुखाबाद कहाँ है? फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यूपी फर्रुखाबाद में 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से आलोक शब्द का विलोम है। ठीक है, तो जो आलोक शब्द है उसका क्या विलोम होता है दोस्तों? अद्भुत, अज्ञात, अंधकार या फिर रात्रि। आलोक मतलब क्या होता है? मतलब प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश का उल्टा क्या होगा? अंधकार। ठीक, तो 11th का क्या हो गया? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया, यानी कि अंधकार इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का क्या अर्थ है? उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब रहस्य की बात जानना, बहुत आगे की सोचना, बहुत ज्ञानी होना, या फिर ऊंचे सपने देखना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रहस्य की बात जानना। अगर आप ऊंची चिड़िया पहचानना है तो इस मुहावरे का जनरली अर्थ क्या होता है कि भाई मन की बात जानना। ठीक, रहस्य की बात जानना, तो इसको ही क्या बोला जाता है? उड़ती चिड़िया पहचानना होता है। ठीक है, जैसे भांप लेना किसी चीज को। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या नहीं है? रामायण, दिल्ली, यमुना, किताब। बहुत सिंपल है, क्या होना चाहिए? किताब। ठीक है, किताब आपका क्या है? एक जातिवाचक है। ठीक, किताब तो कोई भी हो सकती है, जैसे रामायण एक आपका व्यक्तिवाचक है, रामायण एक पुस्तक है ना, ऐसी दिल्ली एक जगह है, यमुना एक नदी है। ठीक है, लेकिन किताब एक क्या है? जाति है ना। उसके बाद किताब आपकी क्या है? रामायण एक्चुअली क्या है? किताब ही तो है ना। तो ये आपकी क्या है? व्यक्तिवाचक नहीं है, ये आपकी क्या है? जातिवाचक है। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अनुशासन शब्द है, अनुशासन कैसा शब्द है? योग रूढ़, संकर, यौगिक, तद्भव। अच्छा प्रश्न है, अनुशासन कैसा शब्द है? तो इसका राइट आंसर है यौगिक। अनुशासन एक यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। ठीक है, और उनके खंड करने पर भी उन शब्दों के अर्थ वही रहते हैं। ठीक है, जो कि वे यौगिक होने पर देते हैं, जैसे कि पाठशाला। पाठशाला, ठीक है, तो पाठशाला किससे बना है? 2 से बना है, पाठ धन शाला। महादेव, प्रयोगशाला, अनुशासन, है ना, ये सभी दोस्तों कैसे शब्द हैं? ये यौगिक शब्द हैं। ठीक है, तो ये जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, और अगर हम इनके खंड भी कर देंगे तो उन खंडों का अर्थ वही रहता है जो अर्थ में वे यौगिक होने पर देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, दाज्यू रचना है। दाज्यू किसकी रचना है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है भी। शैलेश मटियाणी की, मंगलेश डबराल की, विद्यासागर नौटियाल की, या फिर शेखर जोशी की? तो इसका राइट आंसर है मित्रों शेखर जोशी। दाज्यू जो रचना है वो शेखर जोशी की रचना है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, वह मनुष्य नहीं देवता है। वह मनुष्य नहीं है, देवता है। इस वाक्य में आपको बताना है वह है, मतलब वह किसका काम कर रहा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका राइट आंसर होना चाहिए निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम इसका राइट आंसर है। वह मनुष्य नहीं देवता है, तो वह यहाँ पर क्या कर रहा है? निश्चयवाचक सर्वनाम की, मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम का यहाँ पर कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे निजवाचक होता तो निजवाचक में मैं,
अपने पे आ जाता है ना, मैं, ठीक। तो यह वह, तो यहाँ पर किस में आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक है। चमाचम शब्द है, चमाचम शब्द कैसा शब्द है, देशज, आगत, तत्सम, तद्भव। कैसा शब्द है दोस्तों ये, ऑफ कोर्स देशज शब्द है ना। आगत नहीं हो सकता, तत्सम नहीं है, तद्भव भी नहीं है, तो एक ऐसा शब्द है, देशज शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है, यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। ये मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, विधिवाचक वाक्य है, या फिर संयुक्त वाक्य है, ठीक। तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों कि ये किस तरह का वाक्य है कि भाई रवि अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। तो ये एक ऐसा वाक्य है दोस्तों, एक सरल वाक्य है, ठीक है। अगर हम बात करें संयुक्त वाक्य की, तो इसमें जैसे और से जुड़ा होता तब जाके इसको संयुक्त वाक्य बोला जाता है, कि जैसे मोहन एक अच्छा खिलाड़ी है और पढ़ने में भी तेज है, इस तरह से क्या बनता है, संयुक्त वाक्य बनता है। तो ये सरल वाक्य हो गया कि भाई मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी पढ़ने में तेज है। इस तरह के हमने बीच में कोई और एवं इस तरह का यूज नहीं किया, तो ये आपका एक सिंपल वाक्य है, ठीक है, सरल वाक्य इसको बोला जाता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ, 1942, 1947, 1950, 1957। देखा जाए तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन गलत हैं, बाद में इसमें शायद चेंज हुआ होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों 14 सितंबर 1949, ठीक है। 14 सितंबर 1949 को ही हमारी हिंदी है, इसको राजभाषा होने का गौरव प्राप्त हुआ। तो 14 सितंबर 1949 इसका राइट आंसर है। तो 49 कहीं पर दिख नहीं रहा है, आयोग ने इसका आंसर 1950 दिया था, और बाद में इसका आंसर डेफिनेटली क्या होगा, डिलीट होगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मोहन ने केला और संतरा खाया, वाक्य कैसा है। निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आदेशवाचक, विधिवाचक। देखिए इसमें सिंपल सा प्रश्न है, मोहन ने केला और संतरा खाया, निषेध नकारात्मक ये वाक्य नहीं है, प्रश्न इसमें नहीं दिख रहा, कहीं पर भी प्रश्न तो पूछ नहीं रहे, आदेश भी नहीं दे रहा है, तो ये ऑफकोर्स क्या है, ये विधिवाचक वाक्य है, ठीक है। तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो कि पर्यटन से रिलेटेड है, उत्तराखंड राज्य में किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया, ठीक है। 2010, 2009, 2015, 2016। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है 2015। देखिए उत्तराखंड में 2 वर्ष हैं, इनको आप याद करेंगे, 2001 और 2015, इनको पर्यटन वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। और पर्यटन नीति ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। 26 अप्रैल 2001 में पर्यटन नीति बनाई गई थी, ठीक है। और हमारे राज्य में पर्यटन के विकास हेतु सिंगापुर मॉडल को अपनाया गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पर्यटन से रिलेटेड आ जाती हैं। तो पर्यटन वर्ष आपके 2 हैं, 2001 और 2015। तो 2015 यहाँ पर दिख रहा है, तो साफ साफ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2015। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अभ्यारण्य, कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी पशु विहार, या फिर केदारनाथ पशु विहार, या केदारनाथ वन्य जीव विहार। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स केदारनाथ पशु विहार, ठीक है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये दोस्तों, उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, और चमोली और रुद्रप्रयाग में यह अवस्थित है। आप याद रखना, चमोली एवं रुद्रप्रयाग में, ठीक है। और 1957 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। 1957, 19 मतलब 957, 19 में गलत बोल रहा हूँ, 957, ठीक है, 957, 957 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। तो कहाँ से किया जाता है, पारसी समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, या फिर ईसाई समुदाय से। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है एंग्लो इंडियन समुदाय से। तो अभी दोस्तों इस समय पर कौन है एंग्लो इंडियन समुदाय का, कौन है 71वां विधायक उत्तराखंड में, वो है जॉर्ज आइवन ग्रेगरी। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अब आए हैं और आते रहते हैं, जॉर्ज आइवन ग्रेगरी, ठीक है। ये एंग्लो इंडियन समुदाय से सदस्य हैं जो कि नामित किए जाते हैं, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध
कब लड़ा गया, मतलब लड़ा गया किस किस के बीच? तो पानीपत का प्रथम युद्ध काफ़ी सिंपल है, किसके बीच में लड़ा गया था दोस्तों? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में, ठीक है ना, 1526 ईस्वी में इनके बीच में लड़ा गया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन भारत पहुंचा। साइमन कमीशन दोस्तों कब पहुंचा था भारत? 1928, 1925, 1926, 1927। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये पहुंचा था दोस्तों सन 1928 में, ठीक है। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन दोस्तों भारत में पहुंचा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में स्थित कामेट शिखर की ऊंचाई है कितनी है? 7,756 मीटर है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली, चंपावत। तो देखिए, जो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है दोस्तों वो क्या है? उत्तरकाशी है, ठीक है। उत्तरकाशी है, फिर कौन आता है? पिथौरागढ़, ठीक है। फिर उसके बाद कौन आता है? चमोली, और फिर आता है पौड़ी, ठीक। तो ये आपके उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं। और सबसे कम कहाँ पर है? हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार, ये क्वेश्चन हमने पिछली बार भी कराया था। हरिद्वार उधम सिंह नगर में सबसे कम वन क्षेत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? आबकारी व्यवस्था उत्तराखंड में किसने प्रारंभ की? जॉर्ज विलियम ट्रेल, ई गार्डनर, हेनरी रैमजे या फिर जी.आर. ग्रिग? तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज विलियम ट्रेल। जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा 1822 में इस व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो कहाँ से किया गया था? हर की पौड़ी से, ऋषिकुल मैदान से, स्वर्गाश्रम से या फिर देवप्रयाग से? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऋषिकुल मैदान से इसको शुरू किया गया था, नमामि गंगे कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोस में। प्रवक्ता स्क्रीनिंग की जब हमने वीडियोस बनाई थी तो 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान से नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया था, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में बेलमती चौहान तथा हंसा धनाई जानी जाती हैं। महिला सक्रियतावादी के रूप में, गायिका, जागर शैली के रूप में, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता के रूप में? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनका राइट आंसर है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के शहीद के रूप में ये दोनों जानी जाती हैं। इनका संबंध है मसूरी गोलीकांड से, ठीक है। मसूरी गोलीकांड में, जो कि 2 सितंबर 1994 को हुआ था। इससे जस्ट एक दिन पहले 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड हुआ था, तो उसके प्रतिफल में ही मसूरी गोलीकांड हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मसूरी गोलीकांड में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये शहीद हो गई थी, बेलमती चौहान और हंसा धनाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? ये है 82.14%। अगला प्रश्न देखिए, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? टिहरी बांध की ऊंचाई, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता रहता है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 260.5 मीटर टिहरी बांध की ऊंचाई है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब आक्रमण किया? गोरखाओं ने गढ़वाल पर कब आक्रमण किया? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 1771, 1792, 1791 या फिर 1781? तो ये काफ़ी अलग सा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। वैसे जो गोरखा है इन्होंने कुमाऊं पर 1790 पर आक्रमण किया था, ठीक है। 1790 ईस्वी में आक्रमण किया था और उसके बाद फिर शीघ्र बाद फिर गोरखाओं ने गढ़वाल पर भी आक्रमण किया था 1791 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए उससे, ठीक है। और वैसे देखा जाए तो इन्होंने गढ़वाल पर जब पुनः आक्रमण किया था तो वो किया था 1804 में, ठीक है, जब प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर उस हिसाब से देखा जाए तो 1791 सही बैठता है राइट आंसर, ठीक है। जो गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया था उसकी बात हो रही। तो प्रथम आक्रमण इन्होंने 1791 पर किया था, उसमें उनको विजय नहीं प्राप्त हुई थी। तो इसमें यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि
उन्होंने गढ़वाल अभियान को कुछ समय के लिए उस समय पर स्थगित कर दिया था और संधि कर ली थी, ठीक है, क्योंकि चीन ने उस समय पर नेपाल पर आक्रमण कर दिया था, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना कि गोरखाओं ने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण 1791 में किया था, लेकिन उस समय पर चीन ने गोरखाओं पर या फिर नेपाल पर आक्रमण कर दिया था, तो उस कारण से उन्होंने गढ़वाल अभियान अपना कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया और संधि कर ली, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो गोरखों ने गढ़वाल पर जो आक्रमण है वो 1804 में पुनः किया और तब जाके उसको अपने अधीन किया और 1790 में कुमाऊं में आक्रमण किया था, ठीक है। तो इस तरह का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना ये की गई थी 1699 ईस्वी में, ठीक है। 1699 ईस्वी के टाइम पर खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। इन्होंने वैसाखी वाले दिन में आनंदपुर साहिब में इसकी स्थापना की थी, ठीक है, आनंदपुर साहिब में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? गुरु गोविंद सिंह, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? राजाजी नेशनल पार्क से रिलेटेड जितने भी नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, उनके कब कब स्थापना हुई थी ये भी आपको याद रहना चाहिए। तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा या फिर खासी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है महेंद्रगिरी, ठीक है। भारत में पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी, ठीक। मतलब अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, वैसे तो देखा जाए तो जिंदगढ़ा पीक है वो उच्चतम बिंदु माना जाता है पूर्वी घाट का, और जो अनाईमुडी है ये पश्चिमी घाट का है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सन 1990 ईस्वी के लिए कैलेंडर वही है जो होगा। अब ये दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आप किस तरह से करेंगे? जैसे कि आप जानते होंगे 1990 की हम बात करें, आपको सबसे पहले आना चाहिए लीप ईयर निकालना। देखिए लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। लीप ईयर को छोड़ के बाकी कितने दिन होते हैं? 365 दिन, ठीक है। अब आप इसमें समझिए दोस्तों कि 52 कितने होते हैं? हफ्ते, ठीक है। 52 हफ्ते जैसे मल्टीप्लाई करो, देखो कितना होगा? 7 दूनी 14, 1 7 पंजे 35 और 1 36, यानी 364 दिन तो आपके पूरे हो गए। यानी कि इस वाले दिन में जब 365 दिन वाला होगा तो उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होगा और इसमें आपके क्या होंगे? 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है। पहले आप तो अभी समझिए कि आपके 52 हफ्ते हो गए, एक साल में 52 हफ्ते होते हैं, तो एक साल में अगर 52 हफ्ते हैं तो 364 दिन तो कवर हो गए, एक दिन इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि लीप ईयर कौन सा होता है। लीप ईयर वाला होता है दोस्तों कि जो 4 से डिवाइड हो जाता है। तो देखिए आप जो 1990 है 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से अगर आप इसको भाग देंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से तो यानी कि जो 1990 है, 1990 के बाद अगला क्या आएगा? 1990 में आपका कितने हो दोस्तों कि आपके 365 दिन है, तो इसमें एक दिन बचेगा, ठीक। इसके बाद 1991 भी क्या होता है? उसमें भी कितने होंगे? 365 दिन होंगे, तो उसमें भी एक दिन और बचेगा एक्स्ट्रा, ठीक। इसके बाद अगला आएगा 1992, ठीक। 1992 दोस्तों ये 4 से डिवाइड हो जाता है, तो इसमें 366 दिन होंगे, तो इसमें 2 दिन बचेंगे एक्स्ट्रा। हमें इस तरह से करके एक हफ्ता बनाना है, ठीक है। समझ रहे हो ना? एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए और 4 दिन हो गए, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक। इसी तरह से अब अगला 1992 के बाद आएगा 1993। 1993 में भी एक दिन होगा, 1994 में भी एक दिन होगा, 1995 में भी एक दिन होगा, 1996, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए हो गए पूरा 7, यानी कि 1995 तक हो गए। तो 1996 वाला कैलेंडर होगा वो बिल्कुल सेम होगा, ठीक। तो 1996 वाला कैलेंडर होगा बिल्कुल 1990 के समान, ठीक। आपने कुछ नहीं करना होता है, आपने बस ये देखना होता है 1990 के बाद, जैसा आपने बस ये देखना होता है कि आपने 7 दिन ऐड करने होते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। 1990 का कैलेंडर वही होगा जो आप बस 7 दिन को ऐड करिए। तो 7 दिन आप कैसे ऐड होंगे भाई? 1990 का कैलेंडर देखिए, 1990 आपका क्या है? 365 दिन वाला कैलेंडर, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, ठीक। तो आपने क्या करना होता है? ऐसे जोड़ जोड़ के 7 दिन बनाने होते हैं, ठीक। तो 7 दिन 1990 का देख लिया, फिर 1991 का देखिए, 1991 में भी क्या होगा? एक दिन होगा। 1992 में आपके क्या होंगे? 2 दिन होंगे, क्योंकि ये 366 दिन वाला है, 366 दिन वाला है क्योंकि ये लीप ईयर, ठीक है। तो ऐसे करके आप जोड़ते चले जाइए, बस 7 दिन
जोड़ के बना दीजिए। तो भाई एक हफ्ते बाद क्या मतलब कि जिसमें 7 दिन आपके बन गए, तो इसका मतलब क्या होगा, एक हफ्ता पूरा हो गया। तो अब इसके बाद क्या होगा, कैलेंडर क्या होगा, रिपीट होगा। तो वही रिपीट कैसा होगा, 1996 वाला। ठीक, इस तरह से अब इसको आप समझ सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, स्कंद पुराण में नंदकानन किस बुग्याल का नाम है? नंदकानन किसका नाम है दोस्तों? यह है फूलों की घाटी का। स्कंद पुराण में नंदकानन फूलों की घाटी को बोला गया है। ठीक है, ये प्रश्न भी कितने बार आ चुका है और कई बार इस तरह के प्रश्न बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन के प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? काफी सिंपल सा प्रश्न है, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है, यानी कि आप अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? फिर से आपका क्या आ गया, एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए आप देखिए, ए बी सी, फिर इसके बाद क्या है, डी ई एफ, इसके बाद क्या रहा होगा, जी, यहाँ पर क्या रहा होगा, एच और आई। तो भाई एच वाला देख लो, यहाँ पर आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, एच वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही रहा होगा भाई, सी वाला। ठीक है, बाकी करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आप यहाँ से भी देख सकते हो, आर के बाद क्या आता है, एस, आर एस टी, यू वी डब्ल्यू, एक्स वाई जेड, ये देखो यू वी डब्ल्यू, आर एस टी, तो भाई सी हो गया, एच एस इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दूनागिरी ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है? दूनागिरी ग्लेशियर दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है? ये चमोली में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसकी की गई थी 1982। 1982 तो सभी को याद रहता है, लेकिन डेट याद नहीं रहती होगी, तो मैं बता दूं 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना करी गई थी। सबसे बड़ा एग्रीकल्चर बैंक है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी याद रखें दोस्तों कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर कैन बी इन उत्तराखंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 12। ठीक है, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं, यानी कि 11 मंत्री रहेंगे प्लस एक मुख्यमंत्री रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न आकृति, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, चलो दिख जाएगा आपको। निम्न एक आकृति जो निम्न श्रृंखला को जारी रखे, तो एक श्रृंखला टाइप की बन रही है, आपको उसको जारी रखना है। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ, दिख जाएगा। तो चलो अब आप देखो इसको ध्यान से। देखिए क्या है, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर से H, फिर है L, फिर है P। तो देखिए H और L कितने का गैप है? H, ABCDEFG, H, I, J, K, फिर देखिए I, J, K का गैप है, फिर L है, L फिर क्या है, M, N, O, 3 का गैप है, फिर P है। तो भाई इसके बाद क्या रहा होगा, P, Q, R, S, इसके बाद क्या रहा होगा, T। तो ऑफकोर्स यहाँ पर क्या रहा होगा, ऊपर टॉप में T रहा होगा। तो ऊपर टॉप में टी वाला एक ही दिख रहा है, बस हो गया खत्म, यानी सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। बाकी को आपको चेक करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे ही करके दोस्तों हमेशा चेक करना चाहिए कि भाई एक ही बारे में अगर काम हो जाए तो हो गया, बाकी को क्या चेक करना, बाकी निकालते रहे ना। तो अगर एक से काम नहीं चलता तो फिर आप कर सकते हो कि चाहो तो आप फिर बाकी के चेक करो ना। तो इस तरह से ही हम रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होगा? जो पूर्व में है, पूर्व में कौन से ग्लेशियर है दोस्तों? नाबिक ग्लेशियर है पिथौरागढ़ में। तो यहाँ से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो यानी कि क्या हो जाएगा, नाबिक ग्लेशियर से इसका उदय होता है। ठीक है, उद्गम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2018 के विजेता रहे। पुराना प्रश्न है, तो लक्ष्य सेन उस समय पर विजेता इसके रहे थे। अभी तो फिलहाल इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जो कि हमारी हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, उसमें हम आप जो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग लगातार उसको देख रहे हैं, उनको तो उनके लिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है। हड़प्पा सभ्यता में पुरातत्वविदों को किस स्थान से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? किससे मिला है दोस्तों? ये कालीबंगन से मिला है। कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? ये भी अच्छा प्रश्न है। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यहाँ हुई थी 1914 में। ठीक है, 1914 में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। देखिए यहाँ पर भारत में हुई थी 1916 में और यहाँ हो गई थी 1914 में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है ये भी। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो होम रूल लीग की स्थापना है वो कहाँ हुई थी?
अल्मोड़ा में हुई थी। ठीक है, 1914 में इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे। इसके अलावा चिरंजी लाल शाह और हेमचंद्र जोशी, मोहन जोशी, इनका भी आप याद रखिए नाम, इनके द्वारा इसमें की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? अभी दोस्तों हम उत्तराखंड का हमारा प्रागैतिहासिक काल चल रहा है, पौराणिक काल चल रहा है। अगर जिसने उसको पढ़ा होगा तो उसके लिए बहुत इजी है प्रश्न, और ये इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। ठीक है, उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है, और इसके बारे में हमने अभी अपनी वीडियोस में डिस्कस भी किया है। धीरे धीरे करके जब हम उत्तराखंड की और भी वीडियो बनाते चले जाएंगे तो आपको ये प्रश्न बहुत ही ईजी लगेंगे। ठीक है, अभी तो चलो शुरू हुआ है, लेकिन धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान की थी? तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। किस कत्यूरी शासक द्वारा भूमि दान की गई थी बद्रीनाथ मंदिर को बनाने के लिए? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ललित सूरदेव। ललित सूरदेव के द्वारा बद्रीनाथ मंदिर बनाने के लिए भूमि दान दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जिले में अवस्थित है? झिलमिल ताल कहाँ पर अवस्थित है? ये है चंपावत में। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, और ये आते रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रथम दो तर्कों के आधार पर तीसरे में वृत्त के अंदर की संख्या क्या होगी आपको बतानी है। तो ये आपके सामने फिगर दे रखे हैं, आपने प्रथम के आधार पर तीसरे में वृत्त के अंदर की संख्या को बताना है। तो देखिए इसमें तर्क क्या है, मैं आपको सीधे बता देता हूँ। आपने क्या करना है, बाहर की संख्याओं को ऐड कर देना है। तो बाहर की संख्याओं को ऐड करिए, देखिए क्या हो जाएगा, 5 + 4 + 3 + 2। ठीक है, तो 5 4 9 और 3 12 और 2 कितना हो गया, 14। ठीक है, 14 का अगर आप वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 196 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है, 7 2 9 + 6 + 3। ठीक है, तो 9 और 9 कितना हो गया, 18। 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 324 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप इसको ऐड करिए, 6 और 4 होता है 10, और 9 और 3 होता है 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 22। अब 22 का अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 484। तो यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फिर से रीजनिंग का प्रश्न है। एक पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? देखिए एक महिला है, ठीक है, उसने पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसकी जो माता है, यानी कि इसकी जो मदर है, ठीक है, यहाँ पर इसकी मदर है, वो मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। ठीक है, यानी कि इसकी जो मदर है वो मेरे पिता की, देखिए इसकी मदर मेरे पिता की, ये मतलब मेरे पिता की जो इसके फादर होंगे, ठीक है, इनकी इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है तो इसका मतलब यानी कि यही इकलौती पुत्री है। तो मेरे पिता की इकलौती पुत्री एक्चुअली क्या है, वो वही है, यानी कि ये इसकी क्या है दोस्तों, मदर है। ठीक है ना, ये आपका समझ रहे हैं आप, मतलब कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री, मेरे पिता की इकलौती पुत्री और स्वयं हो गई, तो यानी कि जो ये मदर है वो खुद वो स्वयं है। ठीक, यानी कि वो उसका क्या है दोस्तों, पुत्र है। ठीक है, पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि वो उसका क्या है, पुत्र है। ठीक, इस तरह से आप इसको समझिए। निम्नलिखित मेमोरी में से किसका उपयोग डाटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है? डेटा को अगर आप स्थायी रूप से संग्रहित करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप दोस्तों किसका यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव का, है ना, हार्ड डिस्क का। तो ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी से आप इसको स्थायी रूप से आप इसको क्या कर सकते हैं, संग्रहित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के निकट स्थित ताल है। नंदा देवी के निकट जो स्थित ताल है वो दोस्तों कौन सा है, बेनीताल है। ठीक है, बेनीताल नंदा देवी के मंदिर में के आसपास स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों, पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी, भट्टाचार्य, सुंदरी नंदा, नीलमणि एन राजू, या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है सुंदरी नंदा, एस सुंदरी नंदा है दोस्तों। ये पुडुचेरी की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रथम महिला डीजीपी। ठीक,
इसके बाद अगला प्रश्न है, काफ़ी सिंपल है। सिमलीपाल जीव मंडल निचय किस राज्य में अवस्थित है? सिमलीपाल कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? ये है उड़ीसा में अवस्थित। ठीक है, तो यानी कि इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए ग्रिड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या कौन सी होगी आपको बताना है। तो फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। पहले आप क्या करिए, 11 को 9 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा? 99। उसमें से 10 को माइनस कर देना है तो कितना आ जाएगा? 89। ठीक है, ऐसी 12 अंक की कितना होता है? 144। 144 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 134। यहाँ पर भी वही पैटर्न है। 13 दशंक की कितना होता है? 130। उसमें से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। तो देखा जाए तो क्या राइट आंसर होगा? डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? ये है गोदावरी। ठीक है, ये प्रश्न भी अब काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक, सबसे तेज मेमोरी कौन सी मानी जाती है? सबसे तेज कौन सी होती है? कैश मेमोरी सबसे तेज होती है। बार बार देखिए इस तरह के प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे लीलाधर जोशी। लीलाधर जोशी के द्वारा मेघदूत का कुमाऊनी पद्यों में अनुवाद किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस खाड़ी देश ने होप मिशन को सन 2021 ईस्वी में मंगल ग्रह पर भेजने की घोषणा की है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था ये प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या है? यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, होप मिशन इनका काफ़ी एक बहुत इम्पॉर्टेंट मिशन है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात का। और फरवरी 2021 तक इन्होंने इसके मतलब उस समय पर इसके मंगल में पहुंचने की संभावना भी बताई थी। और जब यूएई का जो गठन है उसकी 50वीं वर्षगांठ भी थी। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। तो होप मिशन क्या है? संयुक्त अरब अमीरात का काफ़ी इम्पोर्टेंट मिशन है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से गांधी जी के सामाजिक विचार संबंधित हैं? अस्पृश्यता निवारण, सांप्रदायिक एकता और महिलाओं की दशा में सुधार। तो गांधी जी के सामाजिक विचार इन सभी से संबंधित है। तो उपरोक्त में से डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी सभी के सभी करेक्ट हैं। देहरादून फुटबॉल एकेडमी की स्थापना हुई थी 2012 में, 2010 में, 2011 में या फिर 2014 में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी हाल में इसके 10 वर्ष पूरे हो गए थे, तो मनाए गए थे 10 वर्ष पूरे होने पर। तो देहरादून फुटबॉल एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 2011 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? किस में प्रयोग होता है चूना पत्थर का? सीमेंट का, जूट में, एल्यूमिनियम का, चीनी में? तो किस में यूज होता है दोस्तों? सीमेंट में चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में प्रयोग हमेशा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हिस्ट्री से रिलेटेड। और हमारी अगर आपने हिस्ट्री की वीडियो देखी होगी तो आपको आसानी से इसका आप आंसर दे देंगे। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये हर्यक वंश का शासक था। कौन था? उदयन। ठीक है, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी, पितृहंता वंश से रिलेटेड। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि दोस्तों रीजनिंग से है। तो रीजनिंग का जो प्रश्न है फिर से एक अलग टाइप का प्रश्न है। रेड को 6720 से कूट किया जाता है तो ग्रीन को कैसे कोडित किया जाएगा? तो देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, RED, रेड। ठीक है, अब ये थोड़ा सा अलग सा प्रश्न है। देखिए आर, अगर आप ABCD में अगर इसका क्रम देखें दोस्तों तो ABCD में 18वें नंबर पर आता है। ठीक है, 18वें नंबर पर आता है। ई का जो क्रमांक है वो है 5 और डी का है 6, नहीं सॉरी डी का है 4। ठीक है, तो अब आपने इसमें क्या करना है दोस्तों, इसमें आपने दो दो ऐड कर देना है। थोड़ा अच्छे लेवल का प्रश्न है ये, तो दो दो आप इसमें ऐड कर देंगे तो 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, और 5 और 2 कितना होता है? 7, और 4 और 2 कितना होता है? 6। ठीक हो गया। अब आपने दोस्तों इसको क्या करना है, नीचे से ऊपर के क्रम में लिख देना है। क्या हो जाएगा? 6720। आप देख सकते हैं 6720 इस तरह का एक कूट है। तो अब आप बताइए ग्रीन को भी आप इसी तरह से करेंगे, कैसे लिखेंगे? GREEN, है ना। अब G है ABCDEFG, तो भाई जो G है, G का कितना होता है? 7th होता है ना। और फिर इसी तरह से R का तो आपको पता ही है, R का कितना होता है? 18। E का कितना होता है? 5। फिर E का कितना होता है? 5। और N का कितना होता है?
14। ठीक है, तो बस अब आपने क्या करना है, इनमें दो दो ऐड करते हुए जाना है। 17 और 2, 7 और 2 कितना होता है 9, 18 2 कितना होता है 20, 5 2 होता है 7, ये भी होता है 7, और ये कितना हो जाएगा 14 और 2 ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो आप नीचे से स्टार्ट करेंगे 16, फिर 7 7 2 0 9। ठीक है, तो क्या बन के आएगा 16 7 7 2 0 9, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? देहरादून इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है? कंप्यूटर में फायरवॉल का उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? ये किसके लिए किया जाता है? सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना, किया जाता है मतलब। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, भगवान जो बद्रीनाथ मंदिर है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया? यानी कि बद्रीनाथ मंदिर को कितने विभागों में को विभाजित किया गया? कितने भागों में? 2 भागों में, 6 भागों में, 3 भागों में या फिर 4 भागों में? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बद्रीनाथ मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, एक है गर्भगृह, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप चाहे तो उठा लीजिए, गर्भगृह। दूसरा होता है दर्शन मंडप, दर्शन मंडप, और तीसरा है सभा मंडप। ठीक है, तो ये 3 भागों में मंदिर को विभाजित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, काठगोदाम किस नदी के तट पर बसा है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? गौला नदी के तट पर काठगोदाम बसा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था दोस्तों? ये तो काफ़ी ऐसा प्रश्न है कि जो कितने बार रिपीट हो चुका है। तो जब हरीश रावत के टाइम पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, जब वो उस समय पर, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? 27 मार्च 2016 को। ठीक है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 27 मार्च 2016 को लागू हुआ था। ठीक है, कांचीपुरम किस राजवंश की राजधानी थी? चालुक्य वंश की, गुप्त वंश की, मौर्य वंश की, या फिर पल्लव वंश की? ठीक है, तो अगर देखा जाए दोस्तों, तो जो कांचीपुरम है वो प्राचीन चोल और पल्लव राजाओं की राजधानी थी। ठीक है, कांचीपुरम कहाँ पर है? तमिलनाडु में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लव वंश, क्योंकि यहाँ पर पल्लव वंश दिया हुआ है। तो इनकी ये दोस्तों क्या थी? राजवंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अभी दोस्तों इस प्रश्न के बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। खटीमा कांड कब हुआ था? 1 सितंबर 1994। रामपुर तिराहा कांड हुआ था 2 अक्टूबर 1994। जबकि मसूरी कांड हुआ था जस्ट खटीमा कांड के अगले दिन 2 सितंबर 1994। 3 सितंबर वाला गलत हो गया। ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा था बेलमती चौहान और हंसा दनाई इसमें शहीद हो गए थे। तो 3 सितंबर 1994 गलत है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? तो ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा? लिपुलेख दर्रे से ये प्रवेश करती है। ठीक है, लिपुलेख दर्रे से किस नदी का उद्गम होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काली नदी का यहाँ से उद्गम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 में लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर क्या है? जर्मनी इसका राइट आंसर है। ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन सितंबर 2018 में जर्मनी के द्वारा लॉन्च की गई थी। सुनामी शब्द किस भाषा से रिलेटेड है दोस्तों? ये जापानी शब्द है सुनामी। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? प्रवक्ता स्क्रीनिंग के दौरान हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया था और इसका राइट आंसर है 24 दिसंबर। जबकि दोस्तों विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, इसके बारे में हमने दोस्तों वीडियो भी बनाई है स्पेशली उपभोक्ता दिवस पर, मतलब कि उपभोक्ता अधिकारों पर हमने वीडियोस स्पेशली बनाई हैं प्रवक्ता के टाइम पर। तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ें उससे सीखने को मिल जाएगी। ठीक है ना, तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को वो हमेशा मनाया जाता है। जबकि राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो इस पर हमने काफ़ी पहले भी काफ़ी डिस्कस किया है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का राज्य है। कौन से नंबर का राज्य है दोस्तों? 27वें नंबर का राज्य है। ठीक है, उत्तराखंड के छठे नंबर के राज्यपाल थे। कौन से थे भाई छठे नंबर के राज्यपाल? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। BL जोशी, डॉक्टर अजीज कुरैशी, कृष्णकांत पाल। तो इसका राइट आंसर है कृष्णकांत पाल। ठीक है ना, के पॉल छठे नंबर के राज्यपाल थे। और अभी दोस्तों अगर हम हाल की बात करें तो अभी कौन राज्यपाल बने हैं दोस्तों? वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, गुरमीत सिंह, जिनको कि बेबी रानी मौर्य, जो कि अभी हाल में हमारी राज्यपाल थी 7वें नंबर की, उनके इस्तीफे के बाद किसको मिला? इनको मौका मिला है। ठीक है, 8वें नंबर के राज्यपाल है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल बनाया गया। तो छठे नंबर के ये हैं, 7वें नंबर के बेबी रानी मौर्य और 8वें नंबर के कौन हैं? अभी बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, कुमाऊं का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है, तो कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? अल्मोड़ा मेला, बागेश्वर मेला, कौसानी मेला या फिर धारचूला मेला? तो सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला है बागेश्वर का मेला। इसको कि उत्तरायणी मेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तरायणी मेला जो कि मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पुराना प्राचीन व्यापारिक मेला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, किस स्थान से नहीं गुजरती है? राजस्थान से, त्रिपुरा से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा से ये नहीं गुजरती। 8 राज्यों से गुजरती, 8 के नाम आपको याद होने चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, गंगनानी तप्त कुंड कहाँ पर अवस्थित है? कहाँ पर उपस्थित है दोस्तों? ये उत्तरकाशी जिले में ये अवस्थित है। ये भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद थागाला, डंगरीला, नेलंग, लमलंग क्या हैं ये दोस्तों दर्रे हैं। ठीक है, उत्तरकाशी तिब्बत में अवस्थित ये दर्रे हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, क्योंकि धन विधेयक पारित करने की जो शक्ति है वो किसको दी गई? लोकसभा को दी गई है। ठीक है ना, क्योंकि अगर राज्यसभा अगर उसको पारित नहीं करती है तो 14 दिन में ऑटोमेटिकली उसको पारित माना जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों ने किस सन गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया? गोरखा शासकों को कब परास्त किया था इन्होंने? ये किया था 1815 में। ठीक है, इसके बाद ही क्या हुई थी? फेमस सिंगोली की संधि हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? कोटेश्वर बांध का निर्माण किस पर किया गया है? ये किया गया भागीरथी पर। ठीक है ना, कोटेश्वर बांध एक तरीके से जो टिहरी डैम है ना, उसका सब डैम आप मान लीजिए। तो टिहरी डैम किस पर बना है? ये बना है भिलंगना और भागीरथी के संगम पर बना है। तो भागीरथी, जब ये नदी आगे जाके भागीरथी बन जाती है ना, तो उसी पर ही कोटेश्वर बांध का निर्माण किया गया है। जैसे टिहरी डैम टोटल 2400 मेगावाट का है, तो इसमें से 400 मेगावाट किसको मान लीजिए? कोटेश्वर डैम को मान लीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग में कितने का था? 600 मेगावाट का था। ठीक, स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो जब टिहरी डैम जब शुरू हुआ था तो वो 600 मेगावाट का था। ठीक, अनंत पाल का धारसिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? ये भी अच्छा प्रश्न है। अनंत पाल का धारसिल शिलालेख किस वंश का इतिहास बताता है? तो ये पवार वंश का इतिहास बताता है। गढ़वाल में जो पवार वंश है उनका ये इतिहास बताता है। अगला देखिए, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो देखिए प्रश्न किस तरह से रिपीट होते हैं। कल हमने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर देखा था, तो उसमें भी मौलिक कर्तव्य, देखिए आपको लग नहीं रहा है कि काफ़ी सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं? डायरेक्टली ना भी हो तो लेकिन इनडायरेक्टली बहुत रिपीट होते हैं। हमने कल पढ़ा था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। ठीक है, तो उसमें मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। तो अगर आप उतना सब पढ़ लेंगे तो आपको पता है कि भाई 51 कौ में वो जोड़े गए, तो अनुच्छेद 51 कौ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। भारत, ब्रिटेन, यूएसए या फिर स्विट्जरलैंड? ठीक, तो इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड को दोस्तों लोकतंत्र का घर बोला जाता है। इसमें काफ़ी सारे लोगों ने भारत किया होगा, लेकिन लोकतंत्र का घर क्या है? स्विट्जरलैंड कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? देखिए, सामाजिक न्याय का उल्लेख है, राजनीतिक न्याय का है, आर्थिक न्याय। आपको पता होगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी न्याय का है, लेकिन धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। तो 92 का सी सही होना चाहिए। इसके बाद देखिए, काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना की थी।
अब ये काशीनाथ ने काशीपुर होगा, ठीक है, काशीपुर नगर की स्थापना कब की गई थी, तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये है 1639, ठीक है, 1639 में काशीनाथ ने काशीपुर नगर की स्थापना करी थी, ठीक है, तो 1639 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 25 जनवरी 2004 ईस्वी से 15 मई 2004 ईस्वी दोनों दिन शामिल हैं, तक कुल कितने दिन होंगे। तो इसके लिए भी बहुत सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये 2004 कैसा ईयर है। 2004 दोस्तों कैसा ईयर है, 4 से डिवाइड हो जाता है तो ये लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर। तो लीप ईयर है, इसमें तो यानी 366 दिन होंगे और इसमें फरवरी का कितने की जाएगी, 29 की जाएगी, 29 दिनों की जाएगी, ठीक है। बस आपने यही यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो आप देखिए जनवरी है, जनवरी में आप जनवरी कितने जाती है, 31 तक जाती है, तो भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ तक आपने ऐड करना है। तो आप गिन सकते हैं दिन, देखिए जनवरी में कितने दिन होंगे, 25 जनवरी से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो 5, 6 यानी कि 7 दिन जनवरी के होंगे। जनवरी, फिर इसके बाद फरवरी आएगी 29, फरवरी के बाद क्या आता है मार्च, मार्च 31 का जाएगा, अप्रैल 30 का, ठीक है, उसके बाद हो गया मई। ये बस आप इनको ऐड कर दीजिए, मई में आपके 15 है ना, 1 से 15 तक के दिन, बस। तो यानी कितना हो गया, 9 और 1 10, 10 7 17, 17 और 5 कितना हो जाएगा 22, 1 3 3 6 7 8 9 और 1 10, नहीं 3 3 6 7 8 9 और 1 10, ठीक है। हमने कहीं पे कोई गड़बड़ कर दी क्या, देख लेते हैं एक बार, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई ना, तो यहाँ तक तो ठीक किया हमने। तो 9 और 1 10 7 17 5 22, अच्छा यहाँ पर 2 होना था ना, चलिए ठीक है, यानी कितना हो गया 100, यहाँ पर 112 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यानी कितना हो गया, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है, यानी कि 112 दिन कुल होंगे। बस लीप ईयर का है इसमें, यानी फरवरी इसमें 29 दिन की है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड राज्य में अटल आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो 2011 में, 2001 में, 2009 में, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 2009 में, ठीक है। वैसे आयोग ने अपनी आंसर की में इसमें 2011 दिया है, लेकिन राज्य गठन के बाद जब 2007 में बीजेपी की जब पार्टी दोबारा बनी थी, तो उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, तो उनके सम्मान में 2009-10 में अटल आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी उत्तराखंड में, ठीक है, तो इसको आप सही कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कार्यों में से केंद्रीय बैंक का कौन सा कार्य नहीं करता है। केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक कौन सा कार्य नहीं करता है, नोट निर्गमन बिल्कुल करता है, लोगों से जमा प्राप्त नहीं करता है, आरबीआई में आप अपना पैसा जमा नहीं कर सकते, तो लोगों से वो जमा प्राप्त नहीं करता, बाकी सरकार का वो बैंकर है, अंतिम ऋणदाता भी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास सूचकांक एसडीआई सम्मिलित करता है सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी प्रति व्यक्ति, सकल राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति आय, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, मानव विकास सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है दोस्तों जिसका उपयोग देश को मानव विकास के, जैसे देशों के मानव विकास के आधार को आंकने के लिए इसका किया जाता है, ठीक है। इस सूचकांक से दोस्तों ये पता लगता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है या अविकसित है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मापा जाता है, इसके 3 मेजर होते हैं, मतलब 3 पैरामीटर्स होते हैं इसके। एक होता है जीवन प्रत्याशा, दूसरा होता है शिक्षा स्तर, और एक होता है जीडीपी प्रति व्यक्ति, ठीक है ना। तो जीडीपी प्रति व्यक्ति यानी कि पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आए, लेकिन प्रति व्यक्ति अगर उसको ब्रॉड में देखेंगे तो कितना आएगा, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल आय, ठीक है। जनरली इसका आंसर प्रति व्यक्ति आय भी कई लोग लिख के आए होंगे, लेकिन इसका प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय आय आयोग के द्वारा भी दिया गया है, तो प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो सिंपली है, इसको 3 आप याद रखेंगे कौन कौन है, एक तो जीवन प्रत्याशा, दूसरा शिक्षा का स्तर, और तीसरा होता है जीडीपी प्रति व्यक्ति, या फिर प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय आय भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। महबूब उल हक जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला प्रश्न देखिए, तो उत्तराखंड में राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना दोस्तों कब से शुरू हुई थी, सन 2009 से ये स्टार्ट हुई थी। शैलेश मटियानी अवार्ड भी इसको बोला जाता है। तो शिक्षकों को जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड में, तो उनको राज्य शैक्षिक पुरस्कार दिया जाता है। शैलेश मटियानी अवार्ड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
VGA का फुल फॉर्म क्या है, यानी इसका पूर्ण रूप क्या है? तो VGA का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? वीडियो ग्राफिक्स अरे इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों जो कि सेशन का लास्ट प्रश्न है, भारत में मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को। ठीक है, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी भारत में। तो दोस्तों ये थे 100 प्रश्न जो कि आबकारी प्रवर्तन सिपाही में आए हुए हैं। अभी हाल में ही पेपर हुआ था 2021 का। आई होप कि ये पेपर आपको आगे जाके फ़ायदा पहुंचाएगा। देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसके सभी एस्पेक्ट्स के बारे में अगर आप पढ़ लें तो उससे आपको डेफिनेटली आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो आई होप पेपर का लेवल आपके का पेपर का जो लेवल है वो मेरे हिसाब से ठीक है, मतलब इसका जो मैं पेपर का लेवल बोलूँगा मॉडरेट बोलूँगा, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम दोस्तों मौर्य वंश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ लेकर आएंगे। हमारा अब ये प्रयास रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQ टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाए जाए, क्योंकि MCQ के माध्यम से हम जल्दी जल्दी अब कोर्स ख़त्म कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब जल्दी ही आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। 24 अक्टूबर से कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद लगातार आपके एग्ज़ाम होते रहेंगे। तो इस बीच हम यही प्रयास करेंगे कि आपको MCQ के माध्यम से जल्दी जल्दी कोर्स पूरा करवा दिया जाए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एट द सेम टाइम आपका टॉपिक भी पूरा हो जाएगा और आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी MCQ के साथ साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।